हेलो स्टूडेंट्स। अब तक की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट टर्म्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की और जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है इस चैप्टर का उसके बारे में। तो कुछ रिमेनिंग पोर्शन रहता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर है हमारे पास। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब वर्क करता है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है और वो वर्क डन की टर्म में ही कंज्यूम करता है। वो किस रेट पर उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उस रेट को ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी उस गैजेट की, उस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर कैपेसिटी शो होती है इससे। इफ डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इन टी सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। ये कहता है कि अगर डब्ल्यू अमाउंट वो एनर्जी कंज्यूम करता है कोई सर्किट टी सेकेंड में, यानी टाइम यहाँ पर टी लिया गया है, देन इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डब्ल्यू डिवाइड बाय टी। ये फॉर्मूला बनता है पावर के लिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो हम डेफिनेशन से बता सकते हैं। इसके अलावा पावर के कई फॉर्मूले बनते हैं और वो रिलेट होते हैं। आप अगर इसको डब्ल्यू को यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट से रिलेट कर दें, यानी आई स्केयर आर टी कर दें इसकी जगह, तो एक फॉर्मूला तो यहीं पर बन जाएगा, आई स्केयर आर टी, नीचे भी टी है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। पावर के लिए फॉर्मूला बनेगा आई स्केयर आर। अब आप यहाँ पर आई की जगह ओम्स लॉ का यूज करके डिफरेंट टर्म रख सकते हैं और अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे पावर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड। यहाँ पर जूल पर सेकेंड डिराइव्ड यूनिट है, फॉर्मूले से हमने निकाली है ये, लेकिन एसआई यूनिट यहाँ पर वाट है, जेम्स वॉट साइंटिस्ट के नाम पर है। और कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो किलोवाट आवर बनती है। यानी अगर एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी पावर 1 किलोवाट हो और वो 1 घंटे तक लगातार चलता रहे, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो एनर्जी होगी 1 किलोवाट आवर। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बनती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये पावर के बारे में डिटेल थी। और आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो भी पावर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी मीटर में 1 यूनिट का मतलब है इतनी एनर्जी आपके घर में यूज हो चुकी है। उसके बाद हम आके रिलेट करते हैं 1 किलोवाट आवर को कि वो है क्या। When an apparatus or device of capacity 1 kilowatt work for 1 hour, then we will say the energy consumed is 1 kilowatt hour। अगर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे तक लगातार काम करे, तो वो हम कहेंगे कि उसने एनर्जी कंज्यूम की है 1 किलोवाट आवर। यहाँ पर आवर आप लिख लेंगे और यहाँ पे मिस प्रिंट है, लिखा नहीं गया है, तो किलोवाट आवर यहाँ पर आप ज़रूर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है काम होता है कंप्लीट। और उसके बाद हम बात करते हैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स की। सिंपल न्यूमेरिकल है, यहाँ पर 12.1 आपके एनसीईआरटी का है, सोल्ड है, तो आज हम ये करेंगे। और अनसोल्ड भी होंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो हम जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्राउन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर करंट की वैल्यू दी गई है 0.5 एम्पियर और टाइम की वैल्यू दी गई है 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। 10 मिनट्स हैं तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बेसिक रूल रहेगा कि सबसे पहले हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है या मैथ के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें यूनिट को इक्वल कर लें तो अच्छे से आंसर निकल जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर है, आई की वैल्यू दी गई है 0.5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 10 मिनट्स दी गई है 600 सेकेंड। और यहाँ पर जब आप इसको फॉर्मूले से रिलेट करोगे Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, टी की वैल्यू यहाँ पर 600 है, तो मल्टीप्लाई कर दो जस्ट 300 कूलम यहाँ पर चार्ज आ जाता है। अब हम अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी इजी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपसे पूछता है वो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 2 कूलम।
हमें इन्हें मूव कराना है बिटवीन टू टर्मिनल्स और उन टर्मिनल्स में पोटेंशियल है 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर मतलब एनर्जी उन्हें जो दी जा रही है 12 वोल्ट है वोल्टेज की फॉर्म में, और चार्ज है 2 कूलम। हमें बताना है कितना वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। रीअरेंज करेंगे, W हो जाएगा V इंटू क्यू। V की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 12 वोल्ट दी गई है, चार्ज की वैल्यू रख दोगे 2 कूलम, और 24 जूल आंसर आ जाता है हमारा। बहुत आसान है, आप इसको जरूर याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1200 ओम है, और पोटेंशियल की वैल्यू है 220 वोल्ट है। सिंपली हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, और जब ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। उसके बाद ये कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रा फ्रॉम ए 220 सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कोयल इज 100 ओम। वही है बिल्कुल, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, जैसे पुट करोगे तो करंट की वैल्यू 2.2 एम्पियर आ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही केसेस में जो I है वो डिपेंड कर रहा है R और V की वैल्यू पर। जैसे कि आपको ओम्स लॉ में भी ये आइडिया हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। करंट एक रिजल्ट है, लेकिन फंडामेंटल क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल यहाँ पर V और R है। करंट इज रिजल्ट ऑफ दीज टू। तो यो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको चॉइस हो रेजिस्टेंस और आई को फाइंड आउट करने में, तो आप रेजिस्टेंस को चूज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस थ्रू आउट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन करंट की वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। ये ग्राफ से भी हमने देखा था, किसी भी ग्राफ में करंट की वैल्यू V पर डिपेंड करती है, लेकिन R की वैल्यू क्या रहती है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, ये सेम रहती है। तो इस तरह से आपने फोकस करना है I के ऊपर, ना कि R के ऊपर, ना कि I के ऊपर, अगर चॉइस हो तो किसी न्यूमेरिकल में। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draw a current of 4 ampere from a source. What current will it draw from the heater? Potential difference is increased to 120 वोल्ट। एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया गया है और उसमें जो पोटेंशियल अप्लाई की गई है वो 60 वोल्ट है। तो इस वोल्ट के अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू आ रही है वो 4 एम्पियर है। ये कहता है अगर हम वोल्टेज को 120 कर दें तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, जो ओम्स लॉ को जानते हैं वो डेफिनेटली इसको बता देंगे। वोल्टेज हमने डबल की है तो करंट भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया गया है और आई की वैल्यू 4 एम्पियर है। तो वही मैंने अभी बताया था, आर फंडामेंटल है। आई यहाँ पर चेंज हो सकता है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, लेकिन आर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम आर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, 60 वोल्ट डिवाइड बाई 4 एम्पियर, आंसर हमारा आ जाता है 15 ओम। ये आर की वैल्यू है और ये इतनी ही रहेगी, चाहे हम वी की वैल्यू को कितना ही चेंज कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर इस आर का यूज कर लेंगे करंट निकालने के लिए, और नए करंट में वोल्टेज को आप 120 लेंगे, 120 डिवाइड बाई 15, और आंसर हमारा 8 एम्पियर आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं और करंट जो होगा वो 8 एम्पियर आंसर आ जाता है यहाँ पे। अगला न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपने अपने आप को कंसंट्रेट करना है। लेंथी है ये न्यूमेरिकल। यहाँ पर रेजिस्टिविटी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी को अपने माइंड में लेके आएंगे। होती क्या है, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता था रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 26, और एरिया यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेंथ 1 मीटर है
मीटर को आप इसमें चेंज कर लोगे, नहीं ये मीटर में ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमीटर दी गया है, यहाँ पर जो डायमीटर दिया गया है वो उसके इंटरसेक्शन का दिया गया है, यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका दिया गया है। तो वहां से डायमीटर में से आप क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे। रेडियस हाफ हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। उसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। उसको आप पुट कर दोगे एरिया के फॉर्मूले में। एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू πr²। इसमें आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। और उसके बाद एरिया आ गया है, लेंथ आ गई है, रेजिस्टेंस आ गया है, रो में उसका जस्ट पुट कर दो। और रो की जो यूनिट आएगी वो ओम मीटर आएगी। आप जब इसको करके देखोगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मत करना, ये कंफ्यूजिंग है। ये जो रो इज इक्वल टू RA/L इज इक्वल टू R πd² दिया गया है, यहाँ पे डायमीटर लिया गया है, ना कि रेडियस। तो आपने रेडियस यूज़ करना है, उसके आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल डायरेक्ट निकाल लेंगे। स्टेप मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, लेंथ आपको दी गई है, हमें जस्ट एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए जो डायमीटर दिया गया है पहले उससे रेडियस निकाल लेंगे, और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है πr² एरिया का, ये होता है फॉर्मूला, और उसमें पुट कर देंगे सभी वैल्यूज़। आर की वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर चेंजिंग इनटू मीटर्स। तो सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आता है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और ये रजिस्टिविटी है जिस एलिमेंट का यहाँ पर हमने यहाँ पर जिक्र किया है। और टेबल से हम जब मैच करते हैं तो ये रजिस्टिविटी मैंगनीज की निकलती है। फाइनल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि ये आप बताएं किस ऑब्जेक्ट का है, लेकिन हमें एक दो के याद रखने में कोई नुकसान नहीं है। मैंगनीज का आंसर आया है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम अगले की बात करेंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम अनसोल्ड को भी सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।